नोलन वेल्स के पूल पार्टी में शामिल होने के दावों से लेकर झगड़े की खबरों तक इस किशोर फुटबॉल खिलाड़ी की 4 जुलाई वाले सप्ताहांत में हुई मौत के आखिरी पलों को लेकर काफी उलझन और बहस है। हम एक रिटायर्ड डिटेक्टिव के साथ हालिया घटनाओं और जरूरी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। लॉ एंड क्राइम की साइड बार में आपका स्वागत है। मैं जेसी वेबर हूं। 18 वर्षीय साउथ वेस्ट मिसिसिपी कम्युनिटी कॉलेज के फुटबॉल खिलाड़ी नोलन वेल्स की मौत की नई जानकारी आई है। ओशन स्प्रिंग्स हाई ग्रेजुएट नोलन वेल्स हॉर्न आइलैंड पर दोस्तों संग बोटिंग करते समय गायब हो गए थे। ये घटना 4 जुलाई वाले सप्ताहांत में मिसिसिपी तट के पास हुई। ये द्वीप दूर दराज और सीमित पहुंच वाला है। वहां जाने के लिए नाव चाहिए। ये जंगली क्षेत्र है, बिना व्यावसायिक विकास के। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। यह जांच और यहाँ क्या हुआ होगा उसके बारे में बहुत कुछ कहता है। लेकिन हम इस मामले की त्रासदी जानते हैं। हम जानते हैं कि नोलन का शव उसी सोमवार को द्वीप पर किनारे पर मिला था। उसका परिवार पारदर्शिता की मांग कर रहा है। वे पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नागरिक अधिकार वकील बेन क्रैम्प नियुक्त किया और स्वतंत्र जांच व पोस्टमार्टम का आदेश दिया। असल में बेन क्रैम्प ने पिछले हफ्ते एबीसी न्यूज लाइव को बताया था कि नोलन का शव स्वतंत्र पोस्टमार्टम के लिए वॉशिंगटन डीसी हवाई जहाज से ले जाया जाएगा। ये जैक्सन काउंटी के कोरोनर ब्रूस लिन जूनियर की घोषणा के बाद आया है कि राज्य के मेडिकल एग्जामिनर कार्यालय द्वारा पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के नतीजे आने में कई हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि ये एक दुर्घटना थी। ये डूबने का मामला था और इस समय किसी तरह की आपराधिक हरकत के कोई संकेत नहीं है। हालांकि वे जांच जारी रखे हुए हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं। उदाहरण के लिए सीएनएन के अनुसार नोलन उस दिन अपने दोस्तों के साथ डॉक पर वापस नहीं आया और उसके परिवार को समझ नहीं आया कि वह उनसे अलग क्यों हुआ, जबकि उसे एक अलग नाव से वापस आना था, लेकिन वो नहीं आया। नोलन के पास तब मोबाइल नहीं था और उस दिन झगड़े की खबरें भी थीं। शेरिफ के मुताबिक नोलन के दोस्त ने 4 जुलाई रात 11 बजे कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। नोलन की मां ने 5 जुलाई दोपहर शेरिफ ऑफिस में कॉल किया। परिवार को चिंता है कि नोलन दोस्तों के बिना क्यों रुका। उनकी मां ने जीएमए से कहा, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। समझ नहीं पा रही कि उसने ऐसा क्यों किया। पिता बोले, हमेशा कहा था ग्रुप के साथ जाओ तो साथ रहो। असल में शेरिफ जॉन लेडबेटर ने पहले संकेत दिया था कि नोलन शायद मुख्य भूमि पर वापस जाने के बजाय द्वीप पर ही रुक गया था। नोलन के दोस्त जावोन विलियम्स ने सीएनएन से कहा, मैंने नहीं देखा कि नोलन कभी दोस्तों के जाने के बाद रुका हो। वो हमेशा ऐसा इंसान रहा है कि अगर आपके साथ गया तो आपके साथ ही लौटेगा। वो हमेशा ऐसा ही रहा है। साथ ही नोलन की मां ने जीएमए को बताया कि लाइव 360 ऐप से ट्रैक करने पर पता चला नोलन का फोन उसके दोस्तों के पास था और उनका दावा है कि यह मुमकिन है कि कुछ टेक्स्ट और मैसेज डिलीट कर दिए गए हों। तो बहुत कुछ चल रहा है और जैसे जैसे ये सब हो रहा है हमारे पास कुछ नई जानकारियां आई हैं। हमें इस मामले में हो रही खींचातानी पर चर्चा करनी है। ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एक वीडियो घूम रहा है जिसमें उस दिन की बहस दिखाई दे रही है और कुछ लोगों का मानना है कि इसमें नोलन शामिल है। यही बात बेन क्रैम्प ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले के विरोधाभासों में से एक के रूप में कही थी। और फिर ये तथ्य कि अभी उनके पास उस बहस का वीडियो है जो चल रही है। भगवान का शुक्र है कि आजकल सभी युवाओं के पास मोबाइल फोन है और जैसे ही वे ऊंची आवाज सुनते हैं वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और इसलिए आप वीडियो में सुन सकते हैं नोलन कह रहा है, मेरा फोन दो, तुम क्या कर रहे हो। और ये तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप उस कहानी के बारे में सोचते हैं जो वे पेश कर रहे हैं कि नोलन ने खुद पीछे रुकने का फैसला किया। यही वे कह रहे हैं। स्पष्ट विरोधाभास तो बस आपके सामने आ जाते हैं। ये तथ्य कि वह वहां अपने दोस्तों के साथ है और आप सभी वीडियोस देखते हैं। ऐसा लगता है कि वह द्वीप पर अकेला काला व्यक्ति है या शायद एक और हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और इसलिए जेरेड, जिस युवती से वो बात कर रहा था, उसका कहना है कि
ठीक है, नोलन ने कहा कि वो वापस जा रहा है लड़कों के साथ नाव पर चढ़ने के लिए। लड़कों का कहना है कि नोलन ने उन्हें बताया था कि वह रुककर उस युवा महिला से बात करेगा। ये एक विरोधाभास है। वे दोनों एक ही बात नहीं कह रहे हैं। उनमें से एक सच बोल रहा है, उनमें से एक सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, जल्दी से मुझे ये कहना है। देखिए, बिजनेस चलाना वैसे ही काफी मुश्किल है। फिर आप चीजें मैनुअली करके या ऐसे दर्जनों ऐप्स पर निर्भर होकर जो आपस में कनेक्ट नहीं होते, क्यों और मुश्किल बनाना चाहेंगे, है ना? यहाँ हमारे स्पॉन्सर ओडू मदद करते हैं। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऐप्स का एक पूरा सेट है, जो आपकी सारी ऑपरेशंस, सेल्स और अकाउंटिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ तक कि शिपिंग तक को बिना किसी रुकावट के आपस में जोड़ता है। ओडू प्रोफेशनल सेल्स ऑर्डर, इनवॉइस और वेंडर बिल्स अपने आप बना सकता है। हर सेल्स स्टेज पर टीम्स को असाइन और ईमेल अपडेट्स भेज सकता है। वे यहाँ तक कि एआई का इस्तेमाल करके ऐसे रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं जो आपके निर्णय लेने में मदद करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में उनकी एप्स इन्वेंट्री को रियल टाइम प्रोडक्शन और परचेज अपडेट से सिंक करती हैं, जिससे स्टॉक खत्म नहीं होता। अकाउंटिंग भी पूरी तरह ऑटोमेटेड है। उडू इनवॉइस बना सकता है, खर्च ट्रैक कर सकता है और एआई से डेटा समरी कर सकता है, जिससे आपके सैकड़ों घंटे बच सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है? आप अपनी एप्स चुन सकते हैं और यहां तक कि कस्टम वर्कफ्लो भी बना सकते हैं, ताकि सब कुछ पूरी तरह से आपके बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से हो सके। देखिए, आज ही किसी उडू एक्सपर्ट से मुफ्त में सलाह लेकर अपने बिजनेस को अगले स्तर पर ले जाएं। odoo.com/odoo.com/sidecar पर। खैर, बात यह है, एबीसी न्यूज के मुताबिक पिछले हफ्ते बेन क्रम्प ने कहा कि वेल्स अपना फोन मांग रहा था और बहस में शामिल था। नोलन के कथित अच्छे दोस्त ट्रेसी और शेपर्ड का दावा है कि ऐसा नहीं है। उस झगड़े में नोलन शामिल नहीं था। उसने कहा नोलन वीडियो में नहीं है। उसने कहा मैं ही चिल्ला रहा हूं। वीडियो में फोन का जिक्र नहीं था। नोलन उस द्वीप पर भी नहीं था। शेपर्ड ने बताया कि झगड़ा किसी अजनबी से हुआ था। उन्होंने कहा कि नाव को बिजली की समस्या के कारण किनारे लौटना पड़ा था, जिसके बाद नोलैन वहीं रुक गया था और एक लड़की से मिला था। ये बात हमने पहले भी सुनी है कि जब वो पीछे रुक गया था तो उसने एक लड़की से मुलाकात की थी। शेपर्ड ने कहा कि वह किसी और दोस्त की नाव से लौटेगा। उसने इस कहानी का भी खंडन किया कि नोलन 5 जुलाई की सुबह सुबह एक पूल पार्टी में था। एक फोटो भी थी जो घूम रही थी। तो दूसरे शब्दों में बात यह थी कि नोलन नाव से उतरा, मुख्य भूमि पर पहुंचा, उस पार्टी में गया और फिर उसकी मौत हो गई। अब बेन क्रैम्प ने फिर एक फोटो साझा की, जिसमें लोग मानते थे कि वो नोलन है उस पूल पार्टी में। टीएमजी के मुताबिक क्रैम्प ने ये फोटो सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ पोस्ट की थी, सुनिए, मुझे नहीं पता कि ये तथ्य हैं या अफवाहें, क्योंकि किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं हुई है। अक्सर सच सामने आने तक हर सुराग का पीछा करना होता है। लेकिन शेपर्ड ने एक बार फिर विरोध किया और कहा कि वो फोटो असल में 27 जून को पास क्रिश्चियन मिसिसिपी में एक पार्टी की थी, तो वो उस वीकेंड की बात नहीं है। अब नोलन के फोन का क्या? नोलन के फोन को लेकर भी बहुत से सवाल हैं। जहां वकील बेन क्रैम्प ने जीएमए को बताया कि यह संदिग्ध है कि नोलन के पास उसका फोन नहीं था और वह उसके दोस्त या दोस्तों के पास था। शेपर्ड कहते हैं कि नाव में फोन छोड़ना आम बात है। शेपर्ड के चाचा जो उस दिन नाव चला रहे थे ने भी इसकी पुष्टि की। शेपर्ड ने कहा, हमारे दोस्त वही हैं, हम किससे बात करेंगे? और हम खारे पानी में हैं, मीठे पानी में नहीं। जब नोलन पानी में गया तो उसने अपनी फोन नाव के डैश पर रख दी, शायद 15 और फोन के साथ। जैक्सन काउंटी के शेरिफ जॉन लेडबेटर ने एबीसी न्यूज को बताया कि बेन क्रैम्प ने अब तक वेल्स का फोन जांचकर्ताओं को नहीं दिया है। अब इस प्रसारण के समय तक यही ताजा रिपोर्टिंग है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई बदलाव हुआ है या नहीं, देखते हैं। एबीसी न्यूज के मुताबिक शेपर्ड ने कहा कि जांचकर्ताओं ने उनसे और उनके दोस्तों से बात की है। उन्होंने कहा कि उनका मित्र समूह विविध पृष्ठभूमियों का है। वो इस कहानी से असहमत हैं कि नोलन वेल्स के साथ हुई घटना में नस्ल जुड़ी है। उन्होंने बताया कि नोलन मिलने के बाद से उन्हें और उनके दोस्तों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि वो सामने आकर अफवाहें दूर करना चाहते हैं और स्पष्ट करना चाहते हैं कि ना तो उनका और न दोस्तों का नोलन की मौत से संबंध है। एक बार फिर उन्होंने इस बात को नकारा कि इसमें नस्ल का कोई मुद्दा है।
उन्होंने कहा वे एक ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं, वो गलत हैं। मुझे समझ है कि नोलन के माता पिता शोक में हैं और मुझे सचमुच लगता है कि उसने उसका थोड़ा फायदा उठाया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वे संवेदनशील स्थिति में हैं। और शेपर्ड ने सभी से अनुरोध किया कि वे शांत रहें और सभी को नोलन की मौत का शोक मनाने दें और हमें उसे उसी प्यारे इंसान के रूप में याद करने दें जैसा वो था, ना कि किसी ऐसी चीज के रूप में जिससे हम अपने अनुभव किए गए आघात के कारण डरें। अगर बेन क्रैम्प जांच कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। शेरिफ कार्यालय भी अपनी जांच पूरी कर तथ्य पता करे। आइए हम सब सच जानें, बजाय इसके कि चीजों के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्षों पर पहुंच जाएं। हमने कोई गलती नहीं की, समझ नहीं आता हमें नफरत क्यों मिल रही है। हम सब नोलन से प्यार करते थे और कोई उसे मरते नहीं देखना चाहता था। कोई नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी छिन जाए। मुझे बस इतना पता है कि मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। वेल्स से बात करना बहुत सहज था। हमारे ग्रुप में कोई नोलन को चोट नहीं पहुंचाता। हम उसके लिए जान दे देते। हम उस लड़के के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते। अगर उसे कुछ भी चाहिए होता तो हम कर देते। नोलन ने हम सबको एक साथ जोड़ा था। शेपर्ड ने रोलिंग स्टोन को रविवार को प्रकाशित एक इंटरव्यू में बताया, मैं अटकलों और बात न कर पाने से थक गया हूं। अब वक्त है कि कोई आगे आकर बोले। मैं सिर्फ नोलन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी दुखी हूं क्योंकि जब दोस्तों को फोन करता हूं, उनकी आवाज से साफ लगता है कि वे इस बात से डरे हुए हैं कि ये लोग उनके साथ क्या करेंगे। ये बहुत आगे बढ़ चुका है। चलिए जैक्सन काउंटी के शेरिफ जॉन लेडबेटर के पास लौटते हैं। उन्होंने इस हफ्ते कहा, उद्धरण, नोलन वेल्स का परिवार पूरी और तथ्यात्मक जांच का हकदार है और वही उन्हें मिलेगी। मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम खुद को किसी समय सीमा में न बांधें और न ही खुद को जल्दीबाजी में डालें। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि सभी तथ्यों को इकट्ठा करने में सतर्क रहना भी जरूरी है और वह लोगों से उस सप्ताहांत की कोई भी जानकारी बिना संपादित तस्वीरें और वीडियो साझा करने की अपील कर रहे हैं। चाहे जानकारी छोटी लगे, फिर भी हर सूचना मददगार हो सकती है और मामले में बड़ा योगदान दे सकती है। यही उन्होंने एबीसी न्यूज को बताया। अब मुझे इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, मुझे मैट इरविन को बुलाने दीजिए, जो एक सेवानिवृत्त डिटेक्टिव और कानून प्रवर्तन प्रशिक्षक हैं। मुझे हमेशा मैट को बुलाकर खुशी होती है। मैं इस बारे में आपसे बात करने के लिए वाकई उत्साहित था। हमने अभी तक इस पर बात नहीं की है। असल में ठीक इससे पहले जब हम ऑन एयर आए, रिकॉर्डिंग शुरू करने से ठीक पहले, आप और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि शेरिफ लेडबेटर ने इस जांच को जल्दीबाजी में न करने के बारे में क्या कहा था और आप इसी पर बात कर रहे थे। मैंने कहा, रुको, इसे कैमरे पर कहने के लिए बचा कर रखो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आपको क्यों लगता है कि यह बयान आना इतना जरूरी है कि शेरिफ कहें कि हम खुद को जल्दीबाजी में नहीं डालना चाहते, लेकिन साथ ही यह भी समझना कि परिवार, जनता, हर कोई जवाब चाहता है। सबसे पहले जैसे ही मुझे इस बहुत ही दुखद स्थिति में आपके साथ इस मामले पर चर्चा करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि शेरिफ का बयान पूरी तरह उपयुक्त है। यह संतुलित है। यह जांच की प्रक्रिया के अनुसार है, क्योंकि जांच में समय लगता है। मुझे लगता है कि इस मामले की एक समस्या ये है कि लोग टीवी और फिल्मों को देखकर मान लेते हैं कि जांच बहुत जल्दी हो जाती है, जैसा कि हमने डेविड बर्क मामले में भी चर्चा की थी। आप जानते हैं सीएसआई के नतीजे तुरंत नहीं आते। असल में ऐसा नहीं होता। तो टॉक्सिकोलॉजी, सीएसआई, फोरेंसिक्स, पोस्टमार्टम जांच में हफ्ते, महीने, कभी-कभी साल भी लग सकते हैं और लोग ऐसा देखने के लिए तैयार नहीं होते। आप जानते हैं, जिन परिवारों ने प्रियजन खोया है, उन्हें कोई भी देरी गलत लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि शेरिफ को आगे आकर लोगों की अपेक्षाओं को यथार्थवादी रखना चाहिए। खासकर क्योंकि दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि शेरिफ के कार्यालय की ओर से शुरुआती बयान आया था कुछ इस तरह कि हमें यहाँ किसी आपराधिक संलिप्तता के संकेत नहीं दिख रहे हैं। हमें किसी आपराधिक संलिप्तता का संदेह नहीं है। ये एक जल्दबाजी में दिया गया बयान है। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इसे जल्दबाजी में निष्कर्ष मान लिया। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा? क्या बाहर से किसी आपराधिक संलिप्तता का कोई संकेत नहीं था? मैं सोचता हूं, क्या उन्होंने ऐसा सिर्फ लोगों की भावनाएं शांत करने के लिए कहा, या बाहर से सच में कुछ ऐसा था जिससे वे तुरंत तय कर सकें कि किसी आपराधिक संलिप्तता के संकेत नहीं थे? मेरा मतलब है, वे ऐसा बयान क्यों देंगे जब तक कि उन्होंने शायद कुछ देखा ना हो? ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ शब्दों के चयन का सवाल है। अगर उन्होंने कहा होता कि हमें आपराधिक संलिप्तता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे, पर हम गहन जांच करेंगे, तो लोग बयान को बेहतर मानते।
मेरा मतलब है, जिस तरह उन्होंने कहा था कि वे अभी भी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा कि सी आपराधिक संलिप्तता के संकेत नहीं है, लेकिन हम अभी भी जांच कर रहे हैं। सही है। मेरा मानना है कि असल मतलब यही है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुछ भी किसी आपराधिक संलिप्तता की ओर साफ इशारा नहीं करता। मुझे लगता है दुर्भाग्य से लोगों ने मान लिया जैसे वे पहले ही किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। आप इन अलग-अलग बयानों को कैसे देखते हैं? एक तरफ बेन क्रम्प के उठाए सवाल है और फिर नोलन वेल्स का एक दोस्त सामने आया और उसने कहा, ये जानकारी कि वहां कोई झगड़ा हुआ था या वह पूल पार्टी में था, ये सब गलत दिन की बात है। इन विरोधाभासी बयानों को देखना, लगभग विरोधाभासी बयानों को देखना, है ना? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ कई बातें चल रही हैं और इस मामले में काफी अटकलें व गलत जानकारी फैली है। हम जो सुन रहे हैं उसके अनुसार पूल पार्टी की तस्वीर 4 जुलाई के वीकेंड पर सामने आई थी, लेकिन वास्तव में वो एक हफ्ता या उससे पहले ली गई थी। उस रिकॉर्डिंग पर सवाल है कि बहस कौन कर रहा है और कौन अपना फोन वापस मांग रहा था। दोस्त ने कहा वो खुद है, नोलन वेल्स नहीं। बाहर कई अटकलें और गलत जानकारी फैली है। आइलैंड पर मौजूद लोगों के बयानों को गहराई से समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि नोलन वेल्स एक युवती से बात करने के लिए पीछे रुकना चाहता था। शायद युवती ने कहा कि उसने उसे छोड़ दिया ताकि वो दोस्तों के साथ नाव पर जा सके। ये विरोधाभासी नहीं, दोनों सही हो सकती हैं। अगर उसने उसे नाव पर चढ़ते नहीं देखा तो हो सकता है वो वहां नहीं पहुंचा और रास्ते में कुछ हुआ हो। आपको उन लोगों के ठीक शब्द देखने होंगे जिन्होंने बताया कि उन्हें क्या लगा था कि क्या हुआ था। और ऐसे मामलों में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग नजरिए होना और उनमें टकराव दिखना कोई असामान्य बात नहीं है। आपको कल्पना करनी होगी कि जब यह दोस्त मिस्टर शेपर्ड सामने आकर ये बयान देते हैं तो कुछ लोग होते हैं, और याद रखिए, उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, है ना? हाँ, उन्हें और उनके दोस्तों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आपको सोचना होगा कि लोग ऐसा सोचेंगे। क्या वह सच बोल रहा है? क्या वह भरोसेमंद है? मुझे मानना होगा कि कानून प्रवर्तन ने या तो उसकी बात की पुष्टि की होगी या उससे बात करके उसकी जांच की होगी। मुझे नहीं लगता वो इतने इंटरव्यू देता अगर उसे लगता वो सच नहीं बोल रहा है, जब तक उसके पास इसे साबित करने के सबूत ना हो। मेरा मतलब है, वरना कई लोग चुप रहते। मुझे ये दिलचस्प लगता है कि उसने जीएमए और रोलिंग स्टोन के साथ इंटरव्यू किए हैं, और आप जानते हैं, उसने कोशिश की है कि बाहर फैली उस गलत जानकारी को, जैसा वो कहता है, दूर करे और अपना नाम साफ करे। वह इन धमकियों के मिलने की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है ना? मेरा मतलब है, उसकी विश्वसनीयता के लिहाज से इसका कितना असर पड़ता है। मुझे लगता है कि उसकी विश्वसनीयता और इरादों का पता चलता है कि वह खुद सामने आया, जबकि शुरू में उसका नाम सार्वजनिक नहीं था। वो अपना नाम सार्वजनिक करने का फैसला कर रहा है और शायद उसी तरह की धमकियों का सामना कर सकता है जैसी कुछ युवाओं को मिली थी। ये बहुत जरूरी है कि इस द्वीप की यात्रा में शामिल हर व्यक्ति से पूछताछ की जाए, उनसे अलग-अलग पूछताछ की जाए और पुलिस अलग-अलग लोगों से जो सुन रही है, उसके बारे में उचित रूप से चुप्पी बनाए रखे। क्योंकि अगर वास्तव में कुछ गलत हुआ है, तो आप लोगों को अपने बयान आपस में मिलाने का मौका नहीं देना चाहेंगे। और अगर यह एक निर्दोष स्थिति है, तो आप यह नहीं चाहेंगे कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इसकी जानकारी लीक हो, क्योंकि जब लोग दूसरों की बातें सुनते हैं तो उनके बयान प्रभावित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे कभी-कभी अपनी यादों और बयानों को बाहर चल रही कहानी के मुताबिक ढाल लेते हैं। ये गलत मंशा से नहीं, बल्कि याददाश्त के ऐसे काम करने के कारण होता है। पुलिस वो बहस वाला वीडियो देख रही होगी, है ना? आपको क्या लगता है, वे उस वीडियो से क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वे उसे ध्यान से देख रहे होंगे और हर संभव कोशिश कर रहे होंगे कि विजुअली और ऑडियो दोनों स्तरों पर उसे बेहतर बनाएं और पता लगाएं कौन बोल रहा है। और मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक सबूतों का जिन्हें वे इस मामले में देख रहे हैं। मेरा मतलब है, अगर कई युवा लोग किसी द्वीप पर जा रहे हैं तो सबके पास फोन होगा और वे कुछ न कुछ रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालेंगे। हालांकि मिस्टर वेल्स का सोशल मीडिया अकाउंट कुछ समय शांत रहा, फिर भी उन बातचीतों में से कुछ दूसरों ने रिकॉर्ड की होंगी। युवाओं का मिलना जुलना अब ऐसे ही होता है, सब कुछ ऑनलाइन डाल दिया जाता है। आपने फोन को लेकर चल रही बहस देखी है, जैसे वो फोन अपने पास क्यों नहीं रखता या पीछे क्यों छोड़ देता। लेकिन आपने शेपर्ड और शेपर्ड के चाचा को यह कहते सुना कि नाव पर लोगों का अपना फोन पीछे छोड़ देना कोई असामान्य बात नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं?
ये बात समझ में आती है। मेरा मतलब आप सही कह रहे हैं। आमतौर पर युवा लोग हमेशा अपना फ़ोन अपने साथ और चालू रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पानी में जाने की स्थिति में ये एक अपवाद हो सकता है। आप अपने फ़ोन को जेब में रखकर पानी में नहीं उतरेंगे। तो अगर वो भीगने वाला है तो ये बात बहुत मायने रखती है कि वो अपना फ़ोन किसी के पास या नाव पर छोड़ दे। अब मुझे आपको बताना है कि लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि इसमें कुछ अजीब बातें हैं। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी कहते हैं कि वो इतना समझदार है कि बस पीछे न रह जाए, है ना? आप जानते हैं, अपने दोस्तों के साथ वापस न जाना। परिवार ने बताया कि उसके पास फोन नहीं था। शायद संदेश डिलीट कर दिए गए। आपको इसमें कौन-कौन सी संदिग्ध बातें दिखती हैं? क्या आपको ये असामान्य लगता है कि परिवार चाहता है कि कोई बाहरी कानूनी सलाहकार इस मामले की जांच करे? क्या इसमें ऐसे पहलू हैं जहां आप कहें जानते हैं, ये इतना सीधा नहीं हो सकता? और मुझे पता है कि आप जांच का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अब तक की रिपोर्टिंग के आधार पर आपके मन में किस तरह के सवाल उठेंगे? क्या चीज है जो आपको हिचकिचाहट या संकोच महसूस करा रही है? अगर कुछ है तो? देखिए, यह तथ्य कि वह कुछ समय के लिए अपने फ़ोन से अलग था, यह चिंता का विषय है। फिर भी यह ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन यह एक जायज़ सवाल है। वह अपने फ़ोन के साथ क्यों नहीं था? वो सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों नहीं कर रहा था? उसके द्वीप से निकलने और साथियों को लेकर विरोधाभासी बयान क्यों हैं? ये सब वाजिब सवाल हैं। मुझे लगता है ये कहना भी सही है कि बहुत से लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते। और मुझे लगता है कि बहुत से नस्ली अल्पसंख्यक समुदायों के लोग के लिए, खासकर दक्षिण में रहने वाले लोगों के लिए, ये चिंता बिल्कुल भी बेवजह नहीं है। इतिहास में मेरा पेशा, यानी मेरा पूर्व पेशा, हमेशा उन सभी समुदायों के विश्वास के योग्य आचरण नहीं कर पाया, जिनकी हमें सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए थी। तो ये जो सोच है कि माता-पिता को शक हो, उन्हें ये चिंता हो कि स्थानीय अधिकारी शायद अच्छा काम ना करें, मुझे लगता है ये बिल्कुल जायज़ है। मैं जैक्सन काउंटी शेरिफ कार्यालय पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बस कह रहा हूँ कि ये एक सामान्य मानवीय भावना है। और फिर से, किसी भी ऐसे इंसान के लिए जिसने अपना कोई प्रिय खोया हो, आप जवाब चाहते हैं। और अगर जल्दी और पूरी स्पष्टता ना मिले, तो सब कुछ गलत लगता है। यूएसए टुडे के अनुसार इसे और विस्तार से बताने के लिए और ट्रंप ने कहा कि परिवार अपनी खुद की जांच कर रहा है क्योंकि उद्धरण मिसिसिपी कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर अविश्वास है। ट्रंप ने बताया, युवती कहती है कि वह गया और लड़कों के साथ नाव पर लौटा, जबकि लड़के इनकार करते हैं। युवती का कहना है वह उसके साथ रुकेगा, यही विवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि वे स्वतंत्र जांच और पोस्टमार्टम क्यों करवा रहे हैं। इससे आधिकारिक जांच पर क्या असर पड़ता है? परिवार द्वारा वकील के माध्यम से कराई गई एक समानांतर निजी स्वतंत्र जांच और स्वतंत्र पोस्टमार्टम, इसका आधिकारिक जांच पर क्या असर पड़ता है? ये अच्छा सवाल है और ये इस पर निर्भर करता है कि जांच में शामिल लोग कितने ईमानदार और योग्य हैं। मेरा मतलब है, बेंजामिन क्रैम्प एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नागरिक अधिकारों के वकील हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने और परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम व अन्य जांच के लिए उच्च स्तरीय लोगों को नियुक्त किया है। तो उम्मीद है कि ये कुछ ऐसा होगा जो जांच के दोनों पहलुओं में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाएगा और सच को उजागर करने में एक कदम आगे बढ़ेगा। अम, इसी मामले में एक से अधिक पोस्टमार्टम होना असामान्य नहीं है और यह भी असामान्य नहीं है कि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हो। और इससे भी ज्यादा, यह असामान्य नहीं है कि वैज्ञानिक या अन्य प्रतिष्ठित पेशेवर किसी मामले में तथ्यों की व्याख्या कैसे करें, इस पर असहमति रखें। क्रुम ने कहा कि परिवार विशेषज्ञ नियुक्त करेगा ताकि पता चले कि नोलन के फोन से कुछ डिलीट हुआ या नहीं, और फिर सवाल उठाया कि वह फोन बिना द्वीप पर क्यों रुकेगा। ये विशेषज्ञ कौन है, वो जानकारी क्या है? मेरा मतलब है, कानून प्रवर्तन भी इसे देख रहा होगा। हालांकि जैसा कि हमने रिपोर्ट किया था, कम से कम इस प्रसारण के समय तक ऐसा नहीं लगता कि क्रम्प ने फोन कानून प्रवर्तन को सौंपा है। अगर ये सच है तो ये दिलचस्प है ना? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आप फोन का विश्लेषण कैसे करते हैं। ऐसे विशेषज्ञ होते हैं और ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो मोबाइल फोन से डेटा निकालने के लिए बनाए गए हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिनका इस्तेमाल डेटा रिकवर करने के लिए किया जाता है, जिसमें वो डेटा भी शामिल है जिसे लोग सोचते हैं कि डिलीट हो गया है। तो मोबाइल फोन से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। कुछ चीजें फोन, डेटा स्टोरेज और आपके चुने विकल्पों पर निर्भर करती हैं। जैसे स्नैपचैट में चीजें सेव या डिलीट हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच करते हैं और वे इसमें बहुत माहिर होते हैं और वे उन चीजों को रिकवर करने में भी बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें लोग सोचते हैं कि उन्होंने हटा दिया है।
डिवाइस में जो भी जानकारी है उसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के सर्वर्स पर भी अतिरिक्त जानकारी हो सकती है। तो वहां से बहुत सारी जानकारी हासिल की जा सकती है, चाहे वो मिस्टर वेल्स के फोन से हो या उस समय द्वीप पर मौजूद अन्य लोगों के डिवाइसेस से। परिवार वॉशिंगटन डीसी में एक फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट से दूसरा निजी स्वतंत्र फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराने की व्यवस्था कर रहा है। क्रैम्प ने जोड़ा था, अगर वो डूब रहा है तो कोई उसे डूबते हुए नहीं देखता, कोई मदद नहीं करता, कोई सहायता की कोशिश नहीं करता। मुझे लगा ये भी एक दिलचस्प टिप्पणी थी, है ना? मेरा मतलब है ये एक मुद्दा है, ये एक अच्छा मुद्दा उठाया गया है। वो ऐसे कैसे डूब सकता है? कोई देखता क्यों नहीं? मिस्टर क्रैम्प ने सही सवाल उठाया है कि बयानों में विरोधाभास क्यों है, खासकर मिस्टर वेल्स के अपने फोन से अलग होने को लेकर। और डूबने का यह सवाल दिलचस्प है, खासकर क्योंकि मिस्टर वेल्स वो जाहिर तौर पर बहुत अच्छे तैराक थे। लेकिन डूबना हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा कि हम मीडिया में देखते हैं। मतलब वो हड़बड़ाहट और हाथ पैर मारना। डूबना अक्सर शांत होता है, ये जरूरी नहीं कि कोई परेशानी में दिखे। यहाँ तक कि अच्छा तैराक भी धाराओं या पानी में मौजूद चीजों से हार सकता है, जो उसकी तैराकी को प्रभावित करती हैं। क्रैम्प ने नोलन के शव मिलने पर सवाल उठाया। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार क्रैम्प ने कहा, शव 5 जुलाई को वहीं होना चाहिए था। ये 6 जुलाई तक क्यों नहीं मिला? अगर वो वहीं था तो नावे और लोग भी थे। ये सब मेल नहीं खा रहा। आप क्या सोचते हैं? फिर भी मिस्टर क्रैम्प सही सवाल पूछ रहे हैं, जिनके मासूम या संदिग्ध दोनों तरह के जवाब हो सकते हैं। अगर कोई डूब जाता है तो यह असामान्य नहीं है कि उसका शरीर कई दिनों तक या उससे भी ज्यादा समय तक समुद्र या पानी में ही रहता है, इससे पहले कि उसे ढूंढा जाए। यह सब धाराओं और डूबने की जगह पर निर्भर करता है। शेरिफ ने जनता से मदद मांगी थी और अब भी मांग रहे हैं, है ना? विशेष रूप से 4 जुलाई 2026 को हॉर्न आइलैंड के उत्तर पश्चिमी सिरे पर ली गई असंपादित और मूल फोटो और वीडियो मांगे जा रहे हैं, खासकर वे जिनमें कथित झगड़े दिख रहे हों या जिनमें नोलन वेल्स की तस्वीरें हों या जिनके बारे में माना जाता हो कि उनमें नोलन वेल्स दिखाई देते हैं। यह वास्तव में एक उदाहरण है। मूल मीडिया में अक्सर ऐसे विवरण होते हैं जो जांच के लिए जरूरी हो सकते हैं। शेरिफ ने सभी से कहा है कि चाहे कुछ छोटा या महत्वहीन लगे, फिर भी उसे सौंप दें, क्योंकि उसकी अहमियत आपको पता नहीं हो सकती। तो आपको क्यों लगता है शेरिफ ऐसा चाहता है? वे इस जानकारी का क्या करेंगे? इसका विश्लेषण कैसे करेंगे और इसे कैसे संसाधित करेंगे? यह जांच में कैसे फिट होता है? ये शरीफ कार्यालय की उचित मांग है, जिसमें उन्हें सभी संभावित इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के स्रोत देखने में समय लग सकता है। मुझे लगता है इस द्वीप पर नोलन वेल्स और उसके दोस्तों के अलावा भी कई लोग थे, जिन्होंने शायद किसी बातचीत या घटना को रिकॉर्ड किया हो। और अगर वे कई लोगों के एक दिन की रिकॉर्डिंग या वीडियो को खंगालने जा रहे हैं, और शायद कई मामलों में उन्हें चीजों को धीमा करना पड़ेगा, चीजों को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि वे समझ सके कि वे असल में क्या देख रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें समय लगेगा, लेकिन इस मामले में ये जानकारी का एक बिल्कुल जरूरी स्रोत है। मैट, आप आगे किस बात पर नजर रखेंगे? दूसरे शब्दों में, आपको कब लगता है कि हमें जानकारी मिलने वाली है? आपको कब लगता है कि हमें कानून प्रवर्तन से अपडेट मिलेगा? आप जानते हैं, मैं सोचता हूं कि हमें बेन क्रैम्प की इस स्वतंत्र जांच से कब जानकारी मिलेगी, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। अगर उन्हें स्वतंत्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, तो क्या वे तुरंत साझा करेंगे? हमें आगे किस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि फोन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फोरेंसिक जांच में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। ये डेटा पर निर्भर करता है। ये इस पर निर्भर करता है कि डेटा समीक्षा के लिए कितने लोग उपलब्ध हैं, क्योंकि यह काफी समय ले सकता है। पोस्टमार्टम खुद, कम से कम प्रारंभिक पोस्टमार्टम, चाहे वह आधिकारिक हो या परिवार द्वारा कराई गई निजी पोस्टमार्टम हो, अब तक पूरी हो जानी चाहिए या बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें टॉक्सिकोलॉजी जांच जैसे और कदम भी हैं, जिनमें कुछ हफ्ते और लग सकते हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा। मुझे लगता है मिस्टर वेल्स के साथ द्वीप पर गए दोस्तों के अलावा कुछ और संभावित गवाह पहचाने जा सकते हैं। उन इंटरव्यूज में भी कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। संभवतः वे फिर से इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि जब उन्हें किसी एक व्यक्ति से कोई जानकारी मिलेगी तो उन्हें वापस जाकर उसी जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति से स्पष्ट या पुष्टि करनी होगी जिससे वे पहले ही बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम शायद कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं,
चाहे वो जैक्सन काउंटी शेरिफ की जांच हो या फिर वो स्वतंत्र जांच जिसकी मांग परिवार और मिस्टर क्रॉप ने की है। मुझे उम्मीद है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे मामलों में सबसे मुश्किल यही है कि पूरी जानकारी के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, अगर यह तय होता है कि उनकी मौत डूबने से हुई, तो यह मौत का कारण है, यह मौत का तरीका नहीं है। सही है, आप गलती से डूब सकते हैं, आप आत्महत्या करके डूब सकते हैं, आप हत्या का शिकार होकर भी डूब सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास पूरी जानकारी हो, लेकिन फिर भी ऐसा जवाब ना मिले जिससे शोकाकुल परिवार या दूसरे चिंतित लोगों को संतोष हो कि क्या हुआ था। क्योंकि फोरेंसिक सबूत इतने साफ नहीं होते कि कैसे कोई डूबा ये बता सके, है ना? मेरा मतलब है, जब तक कोई कुंद वस्तु से लगी चोट या सबूत न हो कि उसे दबाया या पानी में धक्का दिया गया, ये साबित करना मुश्किल है। जानना वाकई मुश्किल होगा। बिल्कुल, अगर उसके शरीर पर चोटें हैं, तो वे किसी और के कारण या तेज बहाव में शरीर के होने से हो सकती हैं। मैट इरविन, आने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह हमारे सामने अहम बातें रखने के लिए धन्यवाद। जब हम इस मामले को कवर कर रहे हैं और जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, और हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि परिवार को वो जवाब मिले। तो मैट, बिल्कुल। धन्यवाद जेसी। और फिलहाल हमारे पास साइड बार पर आपके लिए बस इतना ही है। सभी को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप NBC के पीकॉक पर हमें देख सकते हैं। मुझे X और Instagram पर फॉलो करें। मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार ईस्टर्न समयानुसार रात 11 बजे देखें। अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।